हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं साथियों आपका इस चैनल पर अब जीतेंगे पर। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। साथियों, आपको यहां पर मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ने वाला कहीं से भी अपने लिए सफलता को खींच लेता है और चंचल मन वाले व्यक्ति कभी इधर से उधर भागते रहते हैं, लेकिन ना प्री निकलता है ना मेंस। दोस्तों, यहां पर हम महज सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसका सार जो होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो होता है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा कि आपको एक एक चीज क्लियर करा सकूं साथियों। दोस्तों, दुकान बड़ी नहीं है, दुकान बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जरूरी नहीं होता है कि बहुत बड़े किसी पैमाने पर आपको पढ़ाया जाए या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ जाए। हाँ, आप समझते हैं कि संसाधनों के अभाव में मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, वरना यदि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाता साथियों, तो आपको संविधान का दीवाना कर देता। चलो खैर दोस्तों, इन सब बातों से परे हटकर आप उन्मुल खैर को जानते हो। उन्मुल खैर एक ऐसी लड़की थी जो इसी दिल्ली के साथियों, जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहां की झुग्गी झोपड़ियों में रहकर बिना किसी कोचिंग के अभाव में वो लड़की आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर गई। आज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो सफलता को खींचना सीखो। सफलता के पास बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़ी बड़ी जगहों पर जाना जरूरी नहीं होता। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि यहां कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा साथियों, आप बड़े से बड़ी चीजों के कंटेंट भूल जाएंगे। और सबसे पहले आपको विश्वास जनरेट करना होगा अपने अंदर, क्योंकि हर चीज विश्वास पर टिकी होती है। आप समझ जाना कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सोना है, और जो चंचल मन के हैं, जो नहीं समझेंगे, उनके लिए तो ये भी मिट्टी है, बाकी कहीं भी जाएंगे वो भी मिट्टी है साथियों। ध्यान रखना दोस्तों, वो एक कहावत भी है ना कि अगर समझो तो मोती है, ना समझो तो ये पानी है। तो समझने वाले के लिए ये सोना है साथियों। यहां महज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक थ्रू आउट गाइडेंस भी प्रोवाइड कराऊंगा साथियों। गाइडेंस का मतलब होता है कंपास। यानी यूं तो मैं आपको समंदर के किनारे ले जाके कह दूं कि सीधे जाना, आप पहुंच जाओगे, और वहां अगर आपकी नाव इधर उधर हो गई, जैसा कि प्रिपरेशन के दौरान होता है, लोग घबरा जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कहां जाएं, तो वैसे ही अगर आपकी नाव इधर उधर हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां जाएं। इसीलिए साथियों, मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपको गाइड भी करूंगा। और जब आप गाइड हो जाएंगे और थ्रू आउट द प्रोसेस आप खुद को समझने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा साथियों, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस ऑल्सो। आपकी आईएएस की भी प्रिपरेशन हो गई है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि सौभाग्य से यूपीपीसीएस और आईएएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम साथियों। ठीक है, मैं आपको अभी उस पर दिखाऊंगा, भी आपसे बात भी करूंगा उस मसले पर। तो दोस्तों, विश्वास रखना है कि जो कंटेंट मैं पढ़ूंगा अब, वो बहुत ही धाकड़ है और वही बेस्ट है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, साथ के साथ आपको बनाते चलने हैं अपने नोट्स, और नोट्स के साथ साथ उन चीजों को रिवाइज करते चलना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो जिम्मा है वो मैं अपने ऊपर लेता हूं साथियों। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान साथियों। मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं आपको बाईलैंग्वेज चीजें पढ़ाऊंगा साथियों। बाईलैंग्वेज मतलब दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाऊंगा। अमूमन मैं हिंदी ही लिखूंगा, हिंदी में ही समझाऊंगा, लेकिन मैं जरूरत वाले शब्दों की सबकी अंग्रेजी आपको बताता चलूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से अंग्रेजी में भी एग्जाम दे पाएंगे साथियों। ठीक है, देखिए जरा स्क्रीन पर एक बार साथियों। शुरू करने से पहले मां सरस्वती का नाम लो, जय मां सरस्वती, और शुरू कर दो ये सिलेबस। दोस्तों, मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी, एंड ग्रेजुअली वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट होंगे हम सबको धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। देखिए जरा स्क्रीन पर साथियों, एक बार स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, वो इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है साथियों, यानी भारत का इतिहास। इसमें नेशनल मूवमेंट्स और बहुत सारी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सारी चीजें इसमें आएंगी। हम ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हम दोनों ये भी पढ़ेंगे, भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैं ये सबसे पहले पढ़ाऊंगा साथियों इंडियन पॉलिटी। ठीक है, यानी भारत की राज व्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में पढ़ेंगे हम। दूसरी चीज, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये कॉमन सिलेबस है आईएएस का और पीसीएस का। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी का सिलेबस हमने डिस्कस किया है। आपको एक छोटा सा प्रारूप भी दिखा देता हूं साथियों। ये जो है मेंस का जो है पैटर्न है, यूपीपीसीएस मेंस का है। इसमें 150 दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का एक ऐसे का।
उसके बाद सारे पेपर 200 मार्क्स के हैं। अगर इसी को आईएएस में ले जाएंगे तो ये 250-250 के हो जाते हैं साथियों, और 250 मार्क्स के होते ही ये बन जाता है आईएएस का एग्जाम, जो 2100 मार्क्स से ऊपर का होता है। ये जो है हमारा, इसका जो पैटर्न है वो 1500 मार्क्स का है। तो हम प्रिपेयर करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, और हम अपने आप से महसूस करेंगे कि हम आईएएस के लिए भी तैयार हैं। ठीक है साथियों, ये मेरे को आपको दिखाना था। चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान साथियों। ठीक है, देखो स्क्रीन पर एक बार दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले पढ़ना है संविधान। संविधान जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं साथियों, इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी लगभग हम संविधान के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जो लिखी हुई हैं, जो समझते हैं साथियों, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ साथियों। क्या महज 26 जनवरी 1950 को संविधान यूं ही लागू कर दिया गया? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं, इतिहास में बहुत बड़ा इसका महत्व है साथियों। अब तक देखो, कुछ लोग कहते हैं सर ये समझ में नहीं आएगा, आप हमको डायरेक्ट अनुच्छेद बताओ, अनुसूचियां गिनाओ, भाग गिनाओ। ठीक है साथियों, ये रटने वाली चीजें होती हैं, ये आप जानते हैं, आपको बखूबी याद है, मुझे भी याद है और सबको भी याद है, लेकिन याद से महज काम नहीं चलता। जब हम मेंस का एग्जाम देते हैं तब हमको पता चलती है साथियों कि हमको कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है, तो हम समझेंगे इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है साथियों। संविधान को बनने में सालों लग गए दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन लोगों से, और उस क्वेश्चन में कहते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया। 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं साथियों। संविधान का निर्माण भारत के जो ज्ञाता लोग हैं उन्होंने किया, भीमराव अंबेडकर ने किया, संविधान सभा ने किया, या प्रारूप समिति ने किया। इस टाइप से आपको साथियों ऑप्शन दे देते हैं, और अमूमन जो हम जैसा कि जानते हैं, सब लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम जानते हैं और वो निशान लगा देते हैं, वहां क्वेश्चन हो जाता है गलत। साथियों, संविधान का निर्माण अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था, इसमें बहुत सारी समितियां बनी थी, और उसकी एक समिति बनी थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अकेले उन्होंने नहीं बनाया साथियों, इसमें पूरी संविधान सभा ने मिलकर सारे सुझाव दिए, कुछ काटा, कुछ छांटा, कुछ जोड़ा, और तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ साथियों। और संविधान का निर्माण महज ऐसा नहीं है कि 1946 में, 1945 में ही शुरू हुआ था दोस्तों। आपको बता दूं कि जब भी संविधान की बात आती है, स्क्रीन पर देखेंगे तो हमेशा बात होती है 1909 के अधिनियम की, हमेशा बात होती है 1919 के अधिनियम की, हमेशा बात होती है 1935 के अधिनियम की। ये तीनों अधिनियम जो है, भारत अधिनियम, ये हमेशा संविधान की रीढ़ माने जाते हैं, यानी जब भी संविधान की बात होगी इन तीनों पर बात होगी साथियों। ये हमको ध्यान रखना है कि इन तीनों पर बात होगी। इन्हीं से निकला था संविधान का ये जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या संविधान शुरू हुआ था 1940 में, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। देखो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि संविधान, बहुत ध्यान से समझेंगे, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही अपने नोट्स भी आपको प्रिपेयर करते चलने हैं। यही होती है कि स्मार्ट बंदे की पहचान। देखो दोस्तों, संविधान का मतलब क्या है? संविधान आखिरकार होती क्या चीज है? संविधान एक समूह होता है दोस्तों, कुछ नियमों का, कुछ कानूनों का, यानी एक पुस्तक होती है, या कोई एक आप कह सकते हैं कार्टिजीना होता है, जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं, उन्हीं के हिसाब से चीजों को चलाना पड़ता है। तो अब संविधान अगर बना है तो संविधान को चलाया किसके द्वारा जाएगा? तो साथियों, संविधान को चलाया जाता है शासन के द्वारा। शासन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा संविधान को चलाया जाता है दोस्तों। अब गवर्नमेंट संविधान को कैसे चलाएगी? तो गवर्नमेंट संविधान को चलाएगी साथियों, यानी संविधान होता है समूह। किसका समूह होता है साथियों? कुछ नियम यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून, इनका समूह होता है संविधान। अब संविधान कैसा हो सकता है दोस्तों, यह भी आपको पता रहनी चाहिए। भाई संविधान जरूरी थोड़ी है लिखित ही हो, अलिखित भी होता है, यानी रिटिन और नॉन रिटिन दोनों तरह का संविधान हो सकता है साथियों। बात करें लिखित की तो भारत का संविधान लिखित है, लेकिन वहीं इंग्लैंड की तरफ चले जाएंगे तो उनका संविधान नॉन रिटिन है, यानी अलिखित है साथियों। तो यहां आप लिख सकते हैं कि संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप समझते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, एक बैकग्राउंड बन जाएगा आपके दिमाग में कि आखिर संविधान है क्या। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात अगर मैं कहूं कि भाई शासन अगर संविधान के द्वारा लोगों को चलाएगा तो किस तरीके से चलाएगा, कोई परफॉर्मा तो उसका होगा। जी हां, तो गवर्नमेंट का जो शासन है साथियों, वो किसी देश में कैसे चलता है, वो शासन चलता है साथियों, इसके 3 प्रकार बनाए जाते हैं। उन प्रकारों के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। वो प्रकार है, सबसे पहले जो प्रकार होता है वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं साथियों। दूसरा प्रकार होता है
व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, और इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है साथियों न्यायपालिका, न्यायपालिका, और इसको अंग्रेजी में जुडिशियरी भी कहते हैं। अब आपको समझा देता हूं, यानी आपको करंट से रिलेटेड चीजें समझाता हूं, यानी बिल्कुल गांव की तरह कैसे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कार्यपालिका का मतलब होता है जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो गवर्नमेंट में बैठा व्यक्ति है वो बताएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा सारी चीजों को, कौन सी सुविधा देनी चाहिए, कौन सी कानून बनने चाहिए, कौन सा क्या बनना चाहिए, ये क्या होता है कार्यपालिका। दूसरी है व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है साथियों, अपनी संसद, संसद में सारे कानून बनते हैं, एक लेजिस्लेचर में ही सारे एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, वही होती है हमारी व्यवस्थापिका, यानी जो सारी व्यवस्थाओं की जननी है। तीसरी चीज होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हमारे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी हमारे न्यायपालिका हैं, ये तीन अंग होते हैं मेन किसी भी शासन के, यानी संविधान को लागू किया जाएगा शासन के द्वारा, और शासन के अंदर बनाई जाएंगी तीन प्रक्रियाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इनके द्वारा किसको, यहां इन सब के द्वारा किसको गवर्न किया जाएगा दोस्तों, तो यहां लिख लेंगे इनके द्वारा गवर्न किया जाएगा जनता को, सरकार के द्वारा जनता को गवर्न किया जाएगा। मैं समझता हूं इतनी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं साथियों कि अब हम क्या सीखेंगे। अब देखो, किसी भी, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, चलो आप नोट्स बना लो साथियों, क्योंकि थोड़ा सा वक्त तो लगेगा लेकिन आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लो इसको, आप लिख लो इसको, ये जरूरी है कि कैसे चलाया जाएगा शासन संविधान के द्वारा। आप लिखेंगे, स्क्रीन पे लिखेंगे साथियों, किसी भी देश के शासन, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, लिख लो आप दोस्तों, ये जरूरी है और यही आपको पास करवाएंगे। चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक अंग है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि किसी चीज को चलाने के लिए, यानी किसी देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, या आपको दे दिया जाएगा संविधान। साथियों वहां गलती नहीं करनी है, लोग गलती कर देते हैं प्रधानमंत्री के वर्चस्व को देखते हुए। दोस्तों हमेशा संविधान के द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है। देखो साथियों, तो ये अंग होता है जो कि लिखित, ये लिख सकते हो आप यहां पे, जो कि लिखित और अलिखित, यानी लिखित और अलिखित, अलिखित दोनों टाइप का साथियों, दोनों तरह का हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। अब ये संविधान अगर है तो संविधान दोनों तरह का हो सकता है, तो ये होता क्या है, तो यहां पर आप लिख लेंगे नीचे एरो लगा के कि ये नियमों, जो संविधान होता है वो नियमों व कानूनों का समूह होता है। क्या होता है साथियों, समूह होता है। अब यहां पर नीचे एक चीज नोट करके भी लिख सकते हैं कि भाई अगर ये समूह होता है तो इसके द्वारा किया क्या जाता है, तो यही तो हमको लिखना है कि संविधान के द्वारा ही, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों, यानी साथियों तीनों अंग कौन कौन से जो मैंने अभी समझाए आपको। पहला अंग है उसका कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा अंग है साथियों व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तीनों को चलाया जाता है। मैं समझता हूं यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी साथियों। ये लिखवा इसलिए रहा हूं कि आपके पास एक सॉलिड कंटेंट नोट्स होने चाहिए जिसको आप रातों रात पढ़ के पेपर में छाप सको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। देखो एक चीज और है साथियों, एक चीज पूछ लेते हैं कि किस तरीके से इसको, ये कॉन्सेप्ट जो है संविधान का वो निकला कहां से,
यानी किसने क्या, भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन भी आ जाता है कभी कभार कि जो कॉन्सेप्ट है, जो सार है, यानी जो तरीका है संविधान बनाने का, वो किसने दिया था, और आपको ऑप्शन दे देंगे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू। वहां पर मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे कि इसमें से कौन सा होगा। आधे मोतीलाल नेहरू पे लगा देंगे, आधे लगा देंगे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत पॉपुलर है, और वो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे गलत। दोस्तों, संविधान को सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है साथियों, एक तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि संविधान जो होती है वो किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होती है, यानी सबसे बड़ा जो कानून है, जो विधि है, वो किसी देश की क्या है, संविधान है। इसको नोट करके लिख लो, ये आपके नोट्स में काम आएगा साथियों। संविधान देश की, किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। ये अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों ये आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान यूं ही नहीं निकला है, ये भारत के इतिहास में जो आंदोलन हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ है साथियों। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि संविधान किससे जुड़ा हुआ है, संविधान पुराने आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, ये आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं आपको जो बता रहा था वो ध्यान करो साथियों, जो अभी क्वेश्चन बताया था जो गलत हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1895 कब की बात है साथियों, बात है सन 1895 की। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है पीसीएस में, ध्यान रखना। यही चीजें हमको समझ के चलनी है बस। 1895 की बात है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक, साथियों सन 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, एक लीडर, एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल का एक नेता बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य विधेयक के द्वारा कहता है कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, तभी तो हम स्वराज्य महसूस कर पाएंगे, तभी तो हमारी अपनी आजादी महसूस होगी। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, सबको किनारे करके किस पे टिक लगाना है, बाल गंगाधर तिलक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के रूप को तैयार करने की बात कही थी। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया है, स्वराज्य विधेयक के द्वारा। अब दोस्तों देखो एक चीज क्या हुआ था, अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर्वप्रथम किसने बात की संविधान की, ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी साथियों। एक चीज समझो, बात 1922 की है साथियों, जब उन्होंने ये बात कही। अब उन्होंने ये बात तो कह दी कि संविधान अपना होना चाहिए, स्वराज्य विधेयक के द्वारा उन्होंने ये बात रख दी, लेकिन अब होना तो चाहिए, पर जानते नहीं थे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई साथियों। अब क्या हुआ 1922 में दोस्तों, महात्मा गांधी जो 1915 में भारत आ चुके थे, 1922 में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन कर दिया। और महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान ये अपना ही होना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान भारत की जनता के अनुसार होना चाहिए, यानी बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था कि संविधान अपना होना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने कह दिया कि संविधान अपना होना चाहिए, लेकिन संविधान भारत की जनता के हिसाब से होना चाहिए। तो जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे पुराने, सब ने सपोर्ट कर दिया कि बात इनकी बिल्कुल ठीक है, भारत की जनता जो चाहे वैसा ही संविधान होना चाहिए साथियों। अब अंग्रेजों को यह बात पता चलती है कि भाई ये तो संविधान मांग रहे हैं, तो अंग्रेजों ने आके कहा हाँ भाई संविधान की तो बहुत ललक लग रही है, लपकी लपक कर रहे हो, जाओ संविधान बनाओ। अब गांधी जी की धोती में छेद हो गया साथियों। उन्होंने कहा कि यार ये तो, इससे तो वही मांगे अच्छी थी मेरी तो, कि भाई हमको आजाद करो या डोमिनियन दो। ये मैं कहां किस चक्कर में फंस गया संविधान के में। अंग्रेजों ने कह दिया संविधान अल्लाह मचा रहे हो, जानते भी हो क्या होता है, जाओ बना के दिखाओ। ठीक है, गांधी जी घबरा गए और गांधी जी ने कहा, धीमा पड़ गया मामला। गांधी जी, सारे लोग पीछे हट गए जो कह रहे थे संविधान अपना होना चाहिए, भारत की जनता के द्वारा बनाया जाना चाहिए। सब लोग पीछे की तरफ खिंच गए साथियों के, हटो भाई। एक व्यक्ति पीछे नहीं हटा साथियों। उसी व्यक्ति के बारे में हम यहां लिखेंगे और वो व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू। बात है 1928 की दोस्तों। नोट्स बनाते चलना साथियों, ये फंडामेंटल होते हैं जिससे आपके दिमाग में एक कहानी बन जाएगी और कभी जीवन में आप संविधान को भूल नहीं पाएंगे, आप इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डरेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ 1928 में, मोतीलाल नेहरू जो थे वो अकेले लग गए और उन्होंने बना दी नेहरू
रिपोर्ट बना दी 1928 में। हालांकि वो अकेले लगे रहे थे, पता नहीं कहां कहां से चीजें इकट्ठी करके, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत होशियार थे, उन्होंने बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो फेल हो गया। साथियों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये रिपोर्ट सबसे पहले उनके अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया। कह रहे ये क्या बना के रख दिया आपने, हटाओ इसको। ठीक है, तो उन्होंने बनाया साथियों, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया। तो अब एक बात हमको याद करने की क्या है कि कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले संविधान लिखित रूप से किसने तैयार किया, तो साथियों इसकी नींव जो थी, भले ही वो फेल हो गया, लेकिन जो नींव जो थी वो सबसे पहले किसने लिखित रूप में रखी, तो उसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। वहां पर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, इन सबको किनारे रखना होगा आपको। यही होती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। साथियों एक चीज समझ लेना कि इनका जो ये प्रयास था वो असफल हो गया। साथियों क्या हो गया, असफल हो गया, लेकिन आंसर यही आएगा मोतीलाल नेहरू। जो अगर पूछता है कोई लिखित रूप से संविधान को सबसे पहले किसने इनिशिएट किया, किसने प्रारंभ किया। बात क्लियर है दोस्तों। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, और वही हमारा आज का आखिरी जो है कॉन्सेप्ट रहेगा साथियों, उसके बाद हम ये चीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं एक चीज और साथियों, वो है बात 1934 की, जब नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। अंग्रेजों ने कहा ये क्या बना के फेंक दिया, और उनके अपने बच्चे ने ही उसको मरोड़ के कहा कि हटाओ पापा इसको। तब क्या हुआ, तब फिर 1934 में एक और इंटेलेक्चुअल आदमी आता है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी, और उसका नाम था साथियों M.N. रॉय। ठीक है, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो औपचारिक नहीं थी साथियों। औपचारिक मतलब ऑफिशियल नहीं थी, ये उन्होंने बना के दिया था अंग्रेजों के चैलेंज पे, और फिर फेल भी हो गई। जो M.N. रॉय थे वो 1934 में आते हैं, और यहां पर M.N. रॉय सर्वप्रथम लिखेंगे इस चीज को, ये चीजें ही आपको नोट्स बनवाएंगी। सर्वप्रथम औपचारिक रूप में संविधान सभा के माध्यम से, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगी। संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग रखी। दोस्तों ये जो M.N. रॉय थे, ये 1934 में इस इंटेलेक्चुअल बंदे ने कहा कि भाई ऐसे कैसे तुम घर घर में अपनी अपनी चीजें बना लोगे, आप ऑफिशियल रूप से यानी औपचारिक रूप से एक कमेटी बनाकर, संविधान सभा एक कमेटी बनाकर संविधान का निर्माण करिए। यह बात किसने लिखी थी, M.N. रॉय ने। ध्यान रखना यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और फिर घुमा के पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान निर्माण करने की बात किसने कही थी। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत लोग इसमें गलती कर देंगे, ध्यान रखना आंसर होगा M.N. रॉय। M.N. रॉय 1934 में औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग रखी थी। धन्यवाद साथियों, फीडबैक जरूर देना अपना साथियों इसमें कमेंट बॉक्स में, और आगे के लेक्चर हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहेंगे। आपको एक एक अनुच्छेद, एक एक अनुसूची, एक एक पार्ट, पूरा संविधान अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा संविधान पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।